नमस्कार, स्वागत है आपका आप 24/7 में। हमारे साथ मौजूद हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर सुमित श्रीधर जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जो अभी सेमिनार अटेंड किया था वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? एक्सपीरियंस वाइज मैं कहूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा फोकस थे और उनकी आंखों में इंटरेस्ट दिख रहा था कि आज जो टॉपिक हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक के बारे में, सो दे ऑल वर वेरी इंटरेस्टेड। तो ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आया और जो भी रिसर्च पेपर हम लोगों ने पढ़े उन सब के टॉपिक बहुत अच्छे थे, तो ओवरऑल इट वाज गुड। या तो आपने ये जो म्यूज़िक करियर में आपकी जर्नी क्या रही थी, आपने कैसे शुरुआत करा था? एक्चुअली इसकी शुरुआत तो ऐसे हुई है कि मैं जयपुर घराने की एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे पूर्वजों से ये संगीत चलता आ रहा है जी। मेरे घराने में। तो एक ऐसा कह सकते हैं कि मैं उस घराने का एक वंश हूँ जो संगीत की सेवा कर रहा हूँ। तो शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे जैसे बड़े होते गए, गुरुओं को सुनते गए, उनको देखते गए, उन्होंने फिर धीरे धीरे करके हमें सिखाना शुरू किया। फिर सीखते सीखते फिर हम लोग आगे बढ़े। कॉलेज में हम लोगों ने फिर पढ़ाई भी की। मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने संगीत की शिक्षा भी ली। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आज मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में उसी शिक्षा को आगे बढ़ा रहा हूँ। सो आई एम जस्ट सर्विंग म्यूज़िक। तो आपने देखा होगा कि जो पहले 90s में जो म्यूज़िक बनते थे जी, और जो अब म्यूज़िक बनते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज देखा जा रहा है। तो इसका बड़ा रीज़न क्या है इतने बड़े बदलाव का? इसके पीछे रीज़न तो ये है, कई सालों का गैप है जी। क्योंकि अब देखिए हर साल कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो अब 90s से पहले का जो म्यूज़िक था उसके अंदर भी एक अलग बात थी। फिर धीरे धीरे म्यूज़िक इवॉल्व होता गया है, उसके अंदर चेंजेस आते रहे, हर तरीके के म्यूज़िक को लोग अडेप्ट करने लगे। तो इसमें एक कहीं ना कहीं मैं आपको कहूँगा हमारा जो पाश्चात्य संगीत जो है, जो वेस्टर्न म्यूज़िक है, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। क्योंकि अगर हम लोग 70s की बात करें, 70s या 80s के एरा की बात करें, तो उस टाइम पे क्लासिकल म्यूज़िक बॉलीवुड में था, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। बहुत सारे गाने थे जो राग बेस्ड बनते थे, तो और उसमें दिखता था कि देयर इज़ अ वेरी प्योर फीलिंग ऑफ राग। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से कितना ज़्यादा जुड़ाव है। फिर धीरे धीरे करके जब जैसे ही थोड़ा सा वेस्टर्न म्यूज़िक इन्फ्लुएंस हुआ बॉलीवुड में, तो इसमें जैसे आर.डी. बर्मन साहब हैं, उनका बहुत बड़ा एक रोल है इसमें। तो उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को ऐड ऑन किया, बहुत सारे साउंड्स को ऐड ऑन किया, तो धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। तो अभी एक बच्चे की आज वो भी थी, उन्होंने अपने उसमें लिखा भी था रिसर्च पेपर में कि बप्पी लहरी ने जब म्यूज़िक इंट्रोड्यूस किया जी। तो व्हाट वाज द जॉनर वाज डिस्को। सो डिस्को भी इंट्रोड्यूस हुआ। सोचिए क्लासिकल म्यूज़िक से स्टार्ट होते होते डिस्को, देन 90s में इट बिकम्स मोर पॉपी, मोर पॉप म्यूज़िक की तरह चला गया। फिर धीरे धीरे कर करके फिर उसमें रिमिक्स आ गया जी। तो हमारे जो पुराने गाने थे वो रिमिक्स हुए। मतलब कहने का मतलब ये साइकिल है, इट्स जस्ट भी वापस आ रहा है घूम के। तो अभी जो पुराने गाने थे वो रिमिक्स हो रहे हैं। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि आजकल का जो टाइम देखें उसमें तो खैर ऐसा नहीं है, लोगों की सोच बड़ी है, लोगों ने और तरीके के एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक स्टार्ट करे हैं सुनने। आजकल के लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करते हैं जी। जो कि कई सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होते हैं, क्लासिकल बेस्ड होते हैं। जैसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे सितार है, फ्लूट है, सरोद है। ये सब इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो मेडिटेशन में आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आजकल लोग जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना स्ट्रेस भी होते जा रहे हैं। दे वांट पीस, थोड़ा सा सुकून चाहिए जी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो म्यूज़िक से सिर्फ एक सुनकार की तरह जुड़े हुए हैं, जो सुनते हैं। तो वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट का एक सुंदर सा एक मेलोडी, जैसे कोई गाना, कोई ऐसा कोई धुन हो गया, सुन के अपने आप को काम डाउन करते हैं। सो दिस इज़ ऑल लाइक द म्यूज़िक इज़ इवॉल्विंग, दिस इज़ हाउ यू नो। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है और ये चलता ही रहेगा एक्चुअली सिलसिला। ये जो म्यूज़िक में नए नए टाइप के फ्यूजन आ रहे हैं, तो ये क्या एक पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव फैक्टर है?
एक्चुअली फैक्टर एकदम पॉजिटिव है, क्योंकि हर इंसान म्यूज़िक को अलग तरीके से देखता है, अलग तरीके से सुनता है। और फ्यूजन म्यूज़िक मुझे लगता है कि आजकल के जनरेशन के लिए, जिसे हम लोग जेन जी बोलते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आजकल सुनने का और देखने का जो टाइम है ना शॉर्ट हो गया है। कि जो रील कल्चर जो चल रहा है आजकल इंडिया में, पूरी दुनिया में, तो उसने हमारी जो एक ड्यूरेशन जो है ना कम कर दी है सुनने की और देखने की। तो मुझे लगता है कि फ्यूजन म्यूज़िक ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं उनके म्यूज़िक इंटरेस्ट को और डेवलप कर सकता है। और बेसिकली फ्यूजन भी कह सकते हैं, एंड यू कैन से कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक। तो उसमें क्या होता है कि हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का भी कंटेम्प्रेरी फ्यूजन बहुत सारे हैं। तो आई थिंक कि फ्यूजन इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच टू म्यूज़िक। या तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपको कोई म्यूज़िक सीखना है तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट में बहुत मास्टरी करी होनी चाहिए, तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा एक कहावत है ना कि एक सादे सब सदे और सब सादे, तो ये एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, अगर आप गाना सीखते हैं तो पहले गाने की शिक्षा लें, अच्छा गाना सीखें, और उसके साथ साथ ताल की भी शिक्षा दी जाती है। जब आप कहीं गाना सीखने जाते हैं तो आपको सुर लगाना सिखाया जाएगा, पर उसके साथ साथ आपको ताल देना भी सिखाया जाएगा, ताल में रहना। खाली सुर ही नहीं है, सिर्फ आपकी आवाज़ तो ठीक है, पर आप ताल में हैं कि नहीं ये बहुत मैटर करता है। तो आपको दोनों चीज़ें सिखाई जाएगी। मतलब पहले तो आपको गाना सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको ताल में लाया जाएगा कि आप ताल में हैं कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गाते बड़ा अच्छा है पर ताल में नहीं होते, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ताल में होते पर गाते बिल्कुल ही। तो दोनों ही मुझे लगता है कि दोनों ही चीज़ ठीक नहीं है। तो या तो गाएं तो ताल में, ठीक है। ये तो एक जेन जी का अब नया है कि अगर ताल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुर में लगा लीजिए, कैसे भी लगा लीजिए। पुरानी एक और कहावत है जेन जी के लिए ना, कि ऐसा कहते थे कि बेसुरा जो होता है ना वो नहीं चलेगा, जो बेसुरा जो होता है वो चल जाएगा, पर बेताला नहीं चलेगा। जो बेसुरा होगा वो चल जाएगा। आजकल ज़माना ही ऐसा चल रहा है कि बेसुरे जो हैं आजकल वही सबके सामने आ रहे हैं, बट ठीक है जी। तो इसमें म्यूज़िक में मेडिटेशन कितना बड़ा रोल आप लाइफ में मतलब काम करता है ये? म्यूज़िक में मेडिटेशन बेसिकली जो हमारा जो रियाज साधना जिसे हम लोग कहते हैं, प्रैक्टिस, वो अपने आप में एक मेडिटेशन है जी। और मेडिटेशन आप सभी जानते हैं कि मेडिटेशन का मतलब होता है जो आपको काम डाउन करे, आपको शांत रखे जी। अगर आप शांत रहेंगे, आपका दिमाग शांत रहेगा, तभी आप आगे कुछ सोच पाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। तो रियाज जो है वो अपने आप में एक मेडिटेशन है, ठीक है। और जो लोग म्यूजिशियंस हैं वो तो रियाज करें ही, पर जो लोग म्यूजिशियंस नहीं हैं पर वो म्यूज़िक सुन के मेडिटेशन करें। आंख बंद करके अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, हम लोग ओम का चैंट करते हैं, हाँ जी, ठीक है। ओम वो सबसे बड़ी पावर है। ऐसा कहते हैं कि सन का जो साउंड है ना, सन से जो ध्वनि निकलती है वो ओम की निकलती है, ऐसा रिसर्च किया गया है। तो ओम जो है एक बहुत बड़ी पावर है। अगर आप उस ओम सुबह उठ के ओम का भी चैंट करते हैं तो लगा लीजिए आपने मेडिटेशन किया है। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि अपने वो रूटीन में लाएं एक परफेक्शनिस्ट होने के लिए? देखिए मैं एज ए म्यूजिशियन कहूँगा कि देखिए जो भी आप करते हैं किसी भी फील्ड में हो जी, चाहे आप म्यूजिशियन हो, नॉन म्यूजिशियन हो, चाहे आप रिपोर्टर हो, चाहे कुछ भी हो, आपका जो भी काम होता है आप एकदम सच्चाई से और एकदम निष्पक्षता से करें। उससे क्या होगा कि आपको भी हौसला मिलेगा। अपने आप को हौसला आप खुद देते हैं जी। अगर आप कॉन्फिडेंस होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप सबको जीत सकते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को जिए और अच्छे से जिए। धन्यवाद सर, जुड़े रहिए आप हमारे साथ आप 24/7 में।